का सेशन। फिर नीचे इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखो। फिर आपने लिखना है, हमें स्टार्ट करना है कि दिनांक 3 सितंबर 2024 को राजकीय महाविद्यालय हमीद 16वीं शिमला के 24 विद्यार्थियों और 2 अध्यापकों ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का दौरा किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया। सबसे पहले आप कैसे कैसे वहाँ पहुँचे, फिर आप वहाँ पे गए या ना, आपके पासेस बने, कैसा डिसिप्लिन था, फिर आपने क्या किया, फिर आप लोकसभा स्पीकर से बातचीत की, वार्तालाप किया, संवाद स्थापित किया, जिसमें फिर उन्होंने क्या किया, माननीय जो लोकसभा स्पीकर है, क्या नाम है उनका, है ना, मैं आपसे प्रश्न पूछे विधानमंडल की प्रक्रिया को लेकर के, है ना, जिसके जवाब जो है वो विद्यार्थियों ने त्वरित रूप से दिए। फिर उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया, विधानसभा गैलरी में जो है वो आप बैठे, वहाँ पे आपने देखा शुरुआत जो है वो कहाँ से, विधानसभा जो स्पीकर थे वो नीचे कुर्सी पे बैठे, एक तरफ रूलिंग पार्टी के सदस्य थे, है ना, जिसकी अध्यक्षता सीएम साहब कर रहे थे, उनका नाम लिखा, दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे जयराम सिंह ठाकुर, है ना। फिर जो है वो जैसे ही विधानसभा स्पीकर अपनी कुर्सी पे बैठेगा, फिर वैसे ही जो है वो क्वेश्चन आवर शुरू हो गया, जिसके अंतर्गत क्या क्या उन्होंने मुद्दे उठाए, है ना, वो थोड़ा बहुत बोलिंग किया। फिर उसके बाद प्रश्नकाल में क्या क्या हुआ, जो हुआ आपको थोड़े बहुत याद है वो लिखा। फिर कॉन्टेंशन मोशन लाया गया था, है ना, उसके अंतर्गत वो कौन सा विषय था, उसके अंतर्गत उन्होंने किया। तो वो सारा एक पेज के अंतर्गत आपने लिख लेना है, थोड़ा सा करके समरी टाइप में, है ना, वैसे लिखना है आपने, अगर कुछ नहीं लिख देना, है ना, उचित शब्दों का प्रयोग करना है। आज पढ़ लेते हैं टॉपिक है, मंडे को जरूर लेके आना है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे हम। आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी सिस्टम ऑफ चाइना, चीन की एकात्मक व्यवस्था के बारे में। यूनिटरी सिस्टम ऑफ चाइना, चाइना की या चीन की एकात्मक व्यवस्था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सी, है ना, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, चाइना के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा, है ना, किसी और के बारे में, चाइना के बारे में लिखेंगे। चाइना के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे कि चीन क्या है, दुनिया का, विश्व का बहुत विशाल देश है ना, और इसका भी जो इतिहास है वो भी भारत विश्व यूनान के इतिहास की तरह ही बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। चीन एक विशाल देश है, एरिया वाइज भी ले लो आप और पॉपुलेशन वाइज भी ले लो। विशाल देश है क्यों, जनसंख्या के आधार पर भी ये विश्व में जो है वो दूसरे स्थान पर है, पहला भारत है ना, लेकिन फिर भी क्या है, करीब करीब ही है, जनसंख्या वाइज भी क्या है, बहुत बड़ा देश है, और एरिया वाइज भी विश्व में जो है वो मेरे ख्याल से तीसरे स्थान पर है चाइना, ठीक है, एरिया वाइज। और इसकी जो सीमाएं हैं वो लगभग 11 देशों के साथ टच करती है, जिसमें भारत भी है, रशिया भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, तिब्बत भी है ना, ऐसे 11 देश हैं जिनके साथ चीन की सीमा जो है वो आपस में लगती है। फिर चीन के बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि ये एक सोया हुआ दानव है, इसे सोया ही रहने दो, है ना, अगर ये जाग गया तो ये पूरी दुनिया को खा जाएगा। तो वो ये जो बात उस टाइम चीन के लिए कही गई थी, आज अगर हम देखें तो ये प्रकार से सही साबित हो रही है। कैसे सही साबित हो रही है, चाइना कैसा है, पावरफुल देश है, पावरफुल कंट्री है, किसी के लिए चिंता है, मतलब उनके पास अपने रिसोर्सेज हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, इकोनॉमिक अगर आप उसमें देखें उसको, तो चाइना क्या है, पावरफुल है, हर जगह दुनिया के कोने कोने में क्या है, चाइनीज प्रोडक्ट पहुंचे हुए हैं। आप अपने भारत देश की बात करो, इतने इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है जितने क्या है, चाइनीज प्रोडक्ट है ना। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, सैनिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके पास विशाल सेना है, हथियारों का अथाह भंडार है ना, उसका जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीजें मिलकर के देश को कैसा बनाती है, शक्तिशाली, महान बनाती है, जो कि चाइना ने खुद को साबित किया है। टेक्नोलॉजी वाइज ले लो, चाइना क्या है, अग्रणी देशों में शामिल है। तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन आ गया है ना चाइना का। और फिर इसमें आप लिखेंगे कि जो चाइना में जो सिस्टम था, जैसे 1840 की बात की अगर मैं बात करूँ तो चाइना में सामंतवादी प्रणाली थी, है ना, या औपनिवेशिक प्रणाली थी, या सामंती राजशाही थी, मतलब जो रिसोर्सेज थे या जो सिस्टम था उसके ऊपर कुछ एक लोगों का ही राज था।
तो वहाँ के लोगों ने भी क्या किया, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए या डेमोक्रेसी की स्थापना, सामंती राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए वहाँ के लोगों ने भी बहुत से प्रयास किए। और 1911 में वहाँ पे क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें सामंती राजशाही को खत्म कर दिया गया था। हालांकि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, थोड़े बहुत बीज अभी भी वहाँ पर साम्राज्यवाद और सामंतवाद के बने रहे थे, और इसको पूरी तरह से खत्म किया गया। ये आपके क्लियर लिखते रहने हैं, तो ये तुम्हारी आपको याद रहेगा, ठीक है। ये जो पूरी तरह से खत्म हुई वहाँ पे सामंती राजशाही और साम्राज्यवादी जो प्रणाली थी, वो 1949 की जो रेवोल्यूशन हुई थी वहाँ पे साम्यवादी क्रांति माओ जेडोंग के नेतृत्व में, जिनको माओ से तुम भी कहते हैं, सुना है नाम आपने, है ना। 1949 में चाइना में माओ जेडोंग के नेतृत्व में, या माओ से, इधर देखो इधर, माओ से तुम के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई और साम्यवादी शासन की स्थापना वहाँ पर हुई। क्या हुआ, एक चाइना कैसा देश बन गया, साम्यवादी देश। साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं देश के, उनके ऊपर किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था का, कुछ एक लोगों का एकाधिकार नहीं होता, सभी लोगों का अधिकार होता है, जहाँ पर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता। आपने मार्क्सवाद का सुना है नाम, कार्ल मार्क्स का नाम सुना है, क्या है कार्ल मार्क्स की? ये मार्क्सिज्म, ये मार्क्सवादी विचारधारा क्यों अस्तित्व में आई थी? पहले उदारवाद, उदारवाद को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उदारवाद के बारे में पता है, उदारवाद क्या होता है? लिबरल, जिसमें व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाता है, फ्री मैन का कंसेप्ट है ना, या मैक्सिमम जो है वो लिबर्टी की बात जिसमें की जाती है, उदारवाद ये कहते हैं। अच्छा, उदारवाद से पहले भी थोड़े और पीछे चले जाओ, मेडिकल पीरियड में चले जाओ, आप यूरोप की बात कर लो आप, ठीक है, पश्चिम देशों की, क्या था वहाँ पे 16वीं शताब्दी तक वहाँ पे क्या था, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता थी ना वो सीमित थी, लिमिटेड थी। वहाँ पे धार्मिक, जो व्यक्ति का धार्मिक क्षेत्र था उस पर पोप या चर्च का वो वाला था, मतलब जो चर्च या जो पादरी कहते थे, जो पोप कहते थे, वही लोगों को करना पड़ता था। और दूसरे राजनीतिक क्षेत्र में राजा जो कहता था, खास करके इंग्लैंड, वेस्टर्न कंट्री में भी इंग्लैंड ही ओवरऑल रहा है, उसी ने लगभग जो है किया है, पूरे वर्ल्ड पर राज किया है। इंग्लैंड में ये प्रथा थी, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या था, व्यक्ति को स्वतंत्रता हासिल ज्यादा नहीं थी। कैसे नहीं थी? धार्मिक क्षेत्र में जो पोप कहेगा, जो चर्च कहेगा, पादरी कहेगा, वही करना पड़ता था, और राजनीतिक क्षेत्र में जो राजा कहेगा वो व्यक्तियों को करना पड़ता था। तो लोग इससे तंग आ चुके थे, लोग फ्री नहीं थे, लोगों को अपनी इच्छा अनुसार काम करने की उतनी आजादी नहीं थी। इसके जवाब में आई थी उदारवादी विचारधारा, ठीक है। उदारवादी विचारधारा ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का कंसेप्ट दिया कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, वही वो खुद करेगा जो भी करना होगा। खास करके आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए, राज्य को उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। उदारवादी कहते थे कि व्यक्ति खुद कैपेबल है अपना अच्छा बुरा सोचने के लिए, राज्य को उसके बारे में नहीं सोचना है। राज्य ने सिर्फ क्या करना है, राज्य ने ऐसे अवसर देने हैं, अपॉर्चुनिटीज देनी है, साधन देने हैं, बाकी काम व्यक्ति खुद करेगा, ठीक है। राज्य का काम क्या है? सिर्फ साधन देना, अपॉर्चुनिटीज देना, बाकी व्यक्तियों को खुला छोड़ दो। जो मेहनत करेगा, जिसमें कैपेबिलिटी होगी वो विकास कर जाएगा, जिसमें नहीं होगी उनको मरने दो, जो मेहनत नहीं करेगा उनको रहने दो। क्योंकि राज्य ने क्या किया है, जैसे मैं तो सबको पढ़ा रही हूँ ना, जिसने पढ़ना होगा, सुनना होगा, वो सुन लेगा, पढ़ लेगा, जिसने नहीं सुनना होगा फेल हो जाएगा। टीचर ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया ना, तो ठीक वैसे उदारवादी भी क्या कहते थे कि राज्य का काम है सबको एक समान सुविधाएं देना, फिर उन सुविधाओं का लाभ कैसे उठाना है वो व्यक्ति के ऊपर खुद डिपेंड करता है, उसमें राज्य ने जो है वो हस्तक्षेप नहीं करना है। फिर इस कंसेप्ट का क्या रिजल्ट निकला, इसका ये परिणाम निकला कि कुछ व्यक्ति क्या हो गए, बहुत ज्यादा अमीर हो गए और कुछ व्यक्ति गरीब हो गए। समाज जो है वो दो वर्गों में बंट गया, अमीर और गरीब। ये उदारवादी विचारधारा का नेगेटिव रिजल्ट सामने आया, और इसके विरोध में आया मार्क्सवाद या साम्यवाद। साम्यवाद नाम से पता लग रहा है समाजवाद, या जो समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। ये जो समाज दो वर्गों में बंट गया, कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये अभी की बात नहीं है, ये सदियों की बात है। बहुत पुराने टाइम से ये प्रथा चली आ रही है कि समाज में क्या है, हमेशा से ही दो वर्ग रहे हैं, स्वामी, मालिक, दास, है ना, या मालिक। और आधुनिक युग में इनके नाम हो गए पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। ये वर्ग मार्क्स के अकॉर्डिंग जो समाज दो वर्गों में बंटा होता है, ये हमेशा से ही क्या है, पहले नहीं था, जब आदिम युग था, जब स्टार्ट हुआ था लाइफ,
तब ये नहीं था। जैसे आदिमानव वाली स्टोरी ले लो आप, उसमें क्या था, सभी एक जैसे ही थे, एक जैसे खाते पीते घूमते थे, और व्यक्ति जो थे वो संपत्ति को अभी अर्जन अपने पास नहीं करते थे, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, जो जिसको जो मिल रहा था, जहाँ मिल रहा था खा रहा था, वैसे ही रह रहा था, खा रहा था, है ना, कोई अपने पास इकट्ठा करके नहीं रख रहा था। लेकिन तब तो क्या था, एक साम्यवादी समाज था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे चेतना का ज्ञान और हिस्ट्री में पढ़ते हैं, विवेक का ज्ञान हुआ, तो मनुष्य ने क्या किया, थोड़ी तरक्की करी, थोड़ा विकास कर लिया, और इसके साथ साथ मनुष्य ने क्या किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी, थोड़ी संपत्ति को भी इकट्ठा रखना शुरू कर दिया। किसी के हमें खाने को मिल रहा है या संपत्ति मिल रही है, तो मैं क्या थोड़ा खा लूं, थोड़ा बचा के भी रखूं, खा लूं, थोड़ा बचा के भी रखूं। और जिन जिन्होंने क्या किया, ऐसे अर्जन किया, मतलब निजी संपत्ति को रखना शुरू कर दिया, उसे क्या हो गया, जिन्होंने रखी वो तो क्या बन गए, साधन संपन्न बन गए, जिन्होंने नहीं रखी एक प्रकार से वो क्या रह गए, वो गरीब ही रह गए। फिर जिनके पास साधन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिनके पास साधन नहीं थे उनका शोषण किया, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया। फिर क्या हो गया, एकदम से जो रिसोर्सेज थे उनको तो कुछ लोगों ने इकट्ठा कर दिया, अपने पास रख लिया। अब जिनके पास नहीं थे उन्होंने तो खाना था, उन्होंने तो कुछ करना था, अब प्राकृतिक रूप से कुछ चीजें नहीं मिल रही थी, क्यों, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने उन पर क्या कर लिया था, अपना एकाधिकार कर लिया, स्वामित्व करना, तो चीजें उनके पास थी, तो उनके पास से लेने के लिए अब दूसरे लोगों को क्या करना पड़ रहा था, इन्वेस्ट करनी पड़ रही थी, या काम करना पड़ रहा था, मेहनत करनी पड़ रही थी, फिर मालिक को जितनी कर दया आती थी उतना तो उनको दे देते थे। तो इस तरह से मार्क्स ने कहा कि जब पहले ये कंसेप्ट नहीं था दो वर्गों का, जब कैसा था, आदिम साम्यवादी युग था, लेकिन जैसे ही संपत्ति का उदय हुआ, जैसे ही लोगों ने क्या किया, अपने पास संपत्ति रखनी शुरू कर दी, ठीक वैसे ही समाज दो वर्गों में बंटना शुरू हो गया। जिनके पास संपत्ति थी वो साधन संपन्न लोग कहलाए, जिनके पास नहीं थी वो साधन विहीन लोग कहलाए, या उनको दास भी कह सकते हैं, मालिक भी कह सकते हैं। जिनके पास साधन संपन्न जो लोग थे वो मालिक हो गए, जो नहीं थे वो साधन विहीन लोग हो गए, या मालिक हो गए या नौकर हो गए, है ना, या और क्या नाम दे सकते हैं आप, अमीर हो गए, गरीब हो गए। और आधुनिक युग में कार्ल मार्क्स ने इनको नाम दिया पूंजीपति और श्रमिक। आप मुझे बताओ कि जिनके पास संपत्ति थी वो कौन कहलाए, है ना, और बुर्जुआ सोसाइटी जिनको हम कहते हैं, और जिनके पास नहीं थी, जो गरीब लोग थे, श्रमिक थे, श्रम करके मेहनत करके रोटी कमा रहे थे, वो कहलाए श्रमिक वर्ग, वर्किंग क्लास या प्रोलेटरिएट सोसाइटी। फिर मार्क्स कहता है कि इनके बीच में हमेशा से ही क्या है, संघर्ष चला रहता है। किनके बीच में, इन दो वर्गों के बीच में, पूंजीपति और श्रमिक वर्गों के बीच में संघर्ष हमेशा चला रहता है, चलता ही रहेगा, जाहिर सी बात है। फिर मार्क्स कहता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो श्रमिक वर्ग है, प्रोलेटरिएट जो क्लास है, ये मिल करके पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करेगी, रेवोल्यूशन लाएगी, ठीक है। और क्या करेगी फिर, जब पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति लाएगी तो स्थापित होगा सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। सुना होगा आपने ये नाम, ये जो सर्वहारा का अधिनायक तंत्र है, इसमें क्या होगा, अभी पूरी तरह से साम्यवादी समाज स्थापित नहीं हुआ है, अभी स्थापित हुआ है सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। सर्वहारा के अधिनायक तंत्र को स्थापित करने का ऑब्जेक्टिव है कि जो पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति लाई गई थी, वो पूंजीपति अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, कुछ थोड़े बहुत पूंजीपति अभी भी बच के रह गए थे। तो सर्वहारा के अधिनायक तंत्र में क्या किया जाएगा, उन बचे हुए पूंजीपतियों का भी नाश कर दिया जाएगा, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, और फिर समाज स्थापित होगा एक स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, राज्य विहीन और समाज विहीन समाज की स्थापना की जाएगी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी, जहाँ पर समाज में कोई भी वर्ग नहीं होंगे और ना ही राज्य होगा। कार्ल मार्क्स राज्य के भी विरोधी थे, वो कहते थे कि राज्य भी क्या करता है, जो साधन संपन्न लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके हितों को ज्यादा बढ़ावा देता है, उनके लिए ज्यादा काम करता है, श्रमिकों के लिए काम नहीं करता है, तो इसलिए राज्य का भी विरोध करते थे। तो वो कहते थे जब सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित होगा और बचे हुए जो पूंजीपति हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा, तो फिर एक साम्यवादी समाज स्थापित होगा, ना कि राज्य स्थापित होगा, जहाँ पर कोई क्लास नहीं होगी, कोई वर्ग नहीं होगा, सभी लोग इक्वली रहेंगे, एक जैसी मेहनत करेंगे, एक जैसा खाएंगे, एक जैसा पिएंगे, व्यक्तियों के पास प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। ये था मार्क्स का कंसेप्ट, जिसको फिर क्या था, लेनिन ने भी, माओ से तुंग ने भी। तो माओ से तुंग ने 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना चाइना में की, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यही था एक साम्यवादी समाज की स्थापना करना। और उसके बाद उन्होंने ये तर्क दिया था कि इस चाइना में क्या है, साम्यवादी शासन स्थापित हो चुका है, जिसके अंतर्गत साम्राज्यवादी सामंतवादी, जो सामंतवादी प्रणाली थी वो भी तो वैसे ही थी, समाज में वर्गों को
दूसरी तरफ क्या थे, एक वर्ग ऐसा था जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो ऐसी व्यवस्था को वहाँ भी खत्म कर दिया गया था और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई। साम्यवादी जहाँ पर सब लोग क्या होंगे, एक समान है ना, कोई किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर पाएगा। अब एक्चुअल में क्या चाइना में ऐसा है या नहीं है वो हम पढ़ते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, जब 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आजकल कहते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, चाइना का साम्यवादी पार्टी ऑफ चाइना क्या था उस टाइम, का नाम क्या था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। किसने? माओ से। आजकल क्या कहते हैं इसको? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, यूनिटरी गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है, थोड़ा चाइना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चाइना में 1949 की क्रांति के बाद माओ से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और चाइना में 1949 में वहाँ का पहला संविधान बना जो था मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों पर आधारित। जो मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत था वो यही था जो मैंने अभी आपको एक प्रकार से स्टोरी सुनाई, है ना। बाकी इसको और ज़्यादा क्लियर जब आपको मार्क्सवाद लगेगा तब और ज़्यादा क्लियर इसको पढ़ेंगे, पर ओवरऑल ये यही है जो भी मैंने एक प्रकार से आपको स्टोरी जैसे बताई कि दो वर्ग होते हैं, दो वर्गों के बीच में क्या चला रहता है? संघर्ष चला रहता है। ये बहुत पहले नहीं थे वर्ग, ये कब पैदा हुए? जब संपत्ति का उदय हुआ, जब लोगों ने संपत्ति रखनी शुरू की थी। फिर धीरे धीरे समाज हमेशा से ही हर युग में दो दो वर्गों में बंटा रहा है। आधुनिक युग में भी दो वर्गों में बंटा है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक। तो मार्क्स कहते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मजदूर वर्ग क्या कर लेंगे? पूंजीपतियों को खत्म कर देंगे और एक साम्यवादी शासन की स्थापना होगी। हालांकि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है वो तो आप लोगों को ज्यादा पता है। 1954 में मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों पर आधारित संविधान लागू किया गया, है ना। इंपॉर्टेंट सा लिखवा क्यों मैं, जिसमें जो चाइना का ये साम्यवादी दल था ये सर्वहारा के अधिनायकवाद पर आधारित एक साम्यवादी राज्य चाइना को बनाने में सफल रहा था। मतलब चाइना में क्या स्थापित हुआ? साम्यवादी समाज या राज्य। हालांकि जो ये मार्क्स का कंसेप्ट था कि राज्य नहीं होगा, राज्य विहीन समाज होगा, तो ये पॉसिबल चाइना में नहीं हो पाया। राज्य तो वहां भी है, हालांकि ये उनका विचार था, किसका? कार्ल मार्क्स का। अब इसको फुल फ्लैश इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, यही तो हमें कंपैरिजन करना है। यही तो हमारी स्टडी का क्या है? टॉपिक है कि उनके विचार ये थे। तो क्या एक्चुअल में उनको आज इम्प्लीमेंट किया गया है? तो किस हद तक? क्या पूरी तरह किया गया है या कुछ एक पॉइंट ही सिद्धांत ही उनके इम्प्लीमेंट हुए? तो जिसमें उन्होंने बात की थी एक राज्य विहीन समाज की। तो राज्य, हालांकि चाइना ने क्या किया है? उनके थॉट्स को अपनाया है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से चाइना में भी नहीं अपनाया गया है, क्योंकि राज्य, मार्क्स ने बात की थी राज्य विहीन समाज की, लेकिन राज्य तो चाइना में भी है। तो इट मींस फुल फ्लेज्ड जो है वो मार्क्सवाद वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके अलावा 1954 के बाद 1975 में चाइना में एक और संविधान बना। ये संविधान भी 3 सालों तक रहा और 1978 में चाइना में एक और संविधान बनाया गया। क्यों? क्योंकि 1976 में माओ से-तुंग की मृत्यु हो गई और जो विरोधी थे माओ से-तुंग के, वो क्या करना चाहते थे? वो नहीं चाहते थे कि माओवादी जो विचारधारा है वो चाइना में इम्प्लीमेंट हो। तो विरोधी तत्व आगे वो अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहते थे? सिस्टम को लागू करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? फिर 1978 में, 76 में जब मृत्यु हुई माओ से-तुंग की, तो 1978 में उन्होंने फिर से एक और नया संविधान बना दिया और फिर देश की बागडोर आ गई डेंग शियाओपिंग के हाथों में। उन्होंने क्या किया? इन्होंने चाइना को, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा परिवर्तन चाइना के संविधान में नहीं कर सके। मतलब चाइना के संविधान को ये माओवादी से थोड़ा ज्यादा मुक्त नहीं कर पाए, माओ से उनकी विचारधारा से बहुत ज्यादा मुक्त नहीं कर पाए। हाँ, इन्होंने क्या किया? चाइना को मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकी बनाने की तरफ और खुले द्वार की नीति की तरफ, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा आर्थिक सुधार किए चाइना के पॉलिटिक्स में। चाइना में क्या किया इन्होंने? बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म की। ये इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। जो मेन पर्पस था कि बिल्कुल ही माओ से-तुंग की विचारधारा को खत्म कर देना है, वो हालांकि उसमें वो सफल नहीं हो पाए। किसमें सफल हुए? चाइना को आधुनिक बनाने की तरफ, है ना। और चाइना में बहुत ज्यादा इन्होंने आर्थिक सुधार किए, जो जिसकी झलक आज भी हमें चाइना में देखने को मिलती है।
उसके बाद 1978 के बाद 1982 में चाइना का चौथा संविधान लागू हुआ। अब ये क्यों लागू हुआ? जो डेंग शियाओपिंग ने जो सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, खास करके उनको भी तो संवैधानिक मान्यता देनी थी ना, तो उनको संवैधानिक मान्यता देने के लिए 1982 में एक नया संविधान चाइना में लागू किया गया। कब बना? 1982 है? 1989 सबसे पहले कब बना? 1949 अरे 49 में तो साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। संविधान का बना पहला 54 में, दूसरा 75 में, फिर तीसरा 78 में, चौथा 82 में। फैक्ट याद रखो ना, पूरी लाइन लिखो। क्या 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना माओ से तुंग के नेतृत्व में, फिर खुद बनाने लाइन क्या था इसका मतलब। फिर 1954 में पहला संविधान, है ना, ये किस पर बेस्ड था? मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत पर आधारित था। फिर 1975 में दूसरा बना ना, हाँ। फिर 1978 में तीसरा बना, और 1978 में जो लीडरशिप थी वो भी चेंज हो गई। अब माओ की मृत्यु हो चुकी थी, माओ सेतुंग की, और डेंग शियाओपिंग जो है वो लीडर बन गए थे। फिर उन्होंने क्या किया? बहुत सारा आर्थिक सुधार किए चाइना में, और उन आर्थिक सुधारों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 1982 में फिर से संविधान जो है वो बनाया गया, और वो 82 में बना, वो फिर अब तक चला रहा है। लेकिन हालांकि उसमें भी बीच में अमेंडमेंट होती रहती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? पहले क्या था? 1949 से पहले वहाँ पे क्या था? सामंती राजशाही थी, है ना, साम्राज्यवाद था। हालांकि 1911 में उसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन थोड़े बहुत बीज अभी भी वहाँ पर बचे हुए थे। जो मैंने कहा कि जैसे पूंजीपति कालीन व्यवस्था होती है, जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो बचे हुए क्या है? बीज हैं, पूंजीपति हैं, मतलब उनको क्या करना है? खत्म करना है। तो यहाँ पे बचे हुए बीज क्या हुए? 1911 के बाद सामंती राजशाही का बीज अभी भी क्या था? पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, साम्राज्यवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, उसको पूरी तरह से खत्म किया गया। तो वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1911 से 1949 का जो पीरियड था वो क्या था? ट्रांजिशनल पीरियड था, संक्रमणकालीन अवस्था थी। यह सर्वहारा का अधिनायक तंत्र था, जिसका उद्देश्य था बचे हुए तत्वों को भी खत्म कर देना, और वो पूरी तरह से खत्म हुए 1949 में, जब चाइना में साम्यवादी राज्य जो है वो स्थापित हुआ। अब पूरी तरह से खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं इसके यूनिटरी सिस्टम को। सबसे पहले यूनिटरी मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन तंत्र। तो आपको पता है कि एकात्मक सरकार में क्या होता है? जो सारी शक्तियां हैं, सारी पावर है, वो किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास होती है। तो चाइना में भी भारत और अमेरिका की तरह राज्य नहीं है, है ना, जिनको संविधान की तरफ से शक्तियां प्रदान की जाती हैं। चाइना में क्या है? एक केंद्रीय सरकार है जो पावरफुल है। हालांकि चाइना ने भी क्या किया हुआ है? मैंने कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से अपनी सुविधा के लिए केंद्र क्या कर सकती है? कुछ प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा ना इतने बड़े देश का शासन चलाना। तो उन्होंने भी क्या किया है? चाइना में भी क्या किया गया है? कुछ प्रशासनिक इकाइयां बनाई गई हैं, जिनको कुछ अधिकार और शक्तियां दी गई हैं। अब ये अधिकार और शक्तियां किसकी तरफ से दी जाएंगी? उनको केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। यहाँ संविधान की तरफ से नहीं दी जाएगी। संविधान ने दी तब वो संघात्मक सरकार होगी, लेकिन यहाँ पे कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रहा है। तो हमने पावरफुल तो केंद्र सरकार को दिखाना है ना। तो आप भी क्या लिखेंगे? चाइना की एकात्मक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में है, और वहाँ के संविधान के आर्टिकल 30 के अनुसार देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए बहुत सी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। मतलब जैसे राज्य भारत में है ना, ऐसे ही सोच लो कि वहां पे भी क्या है? यूनिट्स हैं, कुछ राज्य हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इनको जो अधिकार और शक्तियां दी गई हैं वो संविधान की तरफ से नहीं दी गई हैं, वो दी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से। और केंद्र सरकार जब चाहे तब इनकी शक्तियों में, इनके अधिकारों में चेंज कर सकती है, इनकी शक्तियां छीन भी सकती है, क्योंकि संविधान में थोड़ा ना लिखा है कि देनी ही है ना, ये केंद्र सरकार नहीं ले सकती। सोर्स तो केंद्र सरकार है, तो उसकी मर्जी है देनी है, कितनी देनी है, नहीं देनी है ना, या खत्म करनी है। फिर अब जो चीन की प्रशासनिक इकाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसी हैं? तो एक तो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के बाद जो आता है वो आता है प्रोविंसेस, प्रांत। लिख लो उनको। सबसे ऊपर क्या आती है? प्रांत, प्रोविंसेस। उसके बाद लिखो ऑटोनोमस रीजन्स, स्वायत्त क्षेत्र,
जॉब मिली है, लिख लोगे कि नहीं? ये किसने करना है काम? पूरी तरह से करते ही रहोगे। प्रोविंसेस सबसे पहले क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ चाइना, हेडिंग वो दोगे। फिर लिखोगे सबसे पहले प्रोविंसेस, इसके बाद क्या है, ये सबसे ऊपर है तो ऊपर है तो एरो नीचे की तरफ जाएगा, है ना। ऑटोनोमस रीजन्स, बच्चा अगर तुमने पेपर पे लिखी है ना इसके अकॉर्डिंग फिर बताऊंगी तुम्हारे पीछे वालों को बातें करने। ऑटोनोमस रीजन्स, फिर आते हैं स्वायत्त क्षेत्र कहते हैं इनको, ऑटोनोमस। तो लिख लोगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ चाइना, ठीक है। प्रोविंसेस, ऑटोनोमस रीजन्स, प्रांत, स्वायत्त क्षेत्र, इसके बाद को प्रीफेक्चर्स, प्रीफेक्चर्स हिंदी में भी प्रीफेक्चर्स ही आएंगे। उसके बाद ऑटोनोमस प्रीफेक्चर्स, ऑटोनोमस प्रीफेक्चर्स, और फिर काउंटीज, काउंटियां या काउंटीज, काउंटीज, और लास्ट में टाउन्स। लिखा काउंटीज, टाउन्स। मेन चीजें जो हमने पढ़ी वो मैं वैल्यू देती हूँ। 1840 से पहले क्या था उतना ठीक मुझे भी नहीं पता क्या था चाइना में, ठीक है, लेकिन क्या था यहाँ पे क्या था, साम्राज्यवादी, ऐसे नोट्स बनाने, साम्राज्यवादी राजशाही की साम्राज्यवाद था। फिर 1911 में क्या हुआ, इसमें चेंज आया, क्रांति हुई वहां पे, और इसको साम्राज्यवादी राजशाही और साम्राज्यवाद था उसको खत्म हो गया। हालांकि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ तो आप इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी लिख सकते हैं, ठीक है, या सर्वहारा का अधिनायक तंत्र वो भी लिख सकते हैं। फिर ये पूरी तरह से खत्म कब हुआ, 1949 में। क्या हुआ यहाँ पे चाइना में, साम्यवादी समाज की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में, माओ जेडोंग भी बोल सकते हैं या माओ से तुंग भी, है ना। और एक और इन्होंने और क्या इंपॉर्टेंट हुआ 1949 में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऐसे नोट्स बनाया करो ना जो मैं बोल रही हूँ, पूरी लाइन टू लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, विधि रहती है आपने ये लेख भी आपको पता है कि ये इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, और लाइनें भी पेपर में खुद बनेगी, है ना। आपको तो फैक्ट चाहिए बस। और क्या था, साम्यवादी समाज, ठीक है, साम्यवादी राज्य। फिर उसके बाद कौन सा ईयर आएगा, 1954। क्या हुआ यहाँ पे, संविधान का निर्माण, पहला संविधान बना चाइना का, है ना। इस पर बेस था मार्क्सिस्ट और लेनिनवादी, है ना। ये इंपॉर्टेंट इसमें ये है, मार्क्सिस्ट और लेनिनवादी। फिर उसके बाद 1975 में दूसरा बना, फिर तीसरा बना 1978 में,
फिर बना 1982 में। हो गया सारा अभी तक का जो अभी तक हमने पढ़ा वो सारा इसमें है। नहीं इस तरह से बनाया करो अपने आप ही, तब तुम्हें याद रहेगा। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। कहते तो बोरिंग लगेगा। इसको भी हिंदी में काउंट इजी लिखना है, टाउन शहर हो गया है ना। आगे समझ में है ना बेटे। बनाना तो फिर अब आपने खुद है, इस तरह से दिखाओगे ना पेपर में तब भी बहुत अच्छा है। यही तो मैं कहती हूँ कि हमारे पेपर में डायग्राम कैसे बनते हैं, ऐसा ऐसे बनेंगे है ना। लाइन टू लाइन होना लिखना है, वो तो स्टोरी मुझे भी पता है, मैंने थोड़ा फिर से सुनी सारी स्टोरी। मुझे तो मेन चाहिए स्टोरी में से जो मैंने आपको सारी बताई, मतलब चाइना